क्या आप जानते हैं कि गोवा, जो आज अपनी खूबसूरती और पर्यटन के लिए जाना जाता है, कभी 450 साल तक पुर्तगालियों की गुलामी में था। 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो गोवा, दमन और दीव अभी भी पुर्तगाल के कब्जे में थे। यह भारत के स्वतंत्रता सेनानियों और नेताओं के लिए एक बड़ा मुद्दा बन गया। 19 दिसंबर 1961 का वह ऐतिहासिक दिन, जिसने भारत के मैप को कंप्लीट किया, जब गोवा, दमन और दीव को पुर्तगालियों के शासन से स्वतंत्रता मिली। इस दिन को हम गोवा मुक्ति दिवस के रूप में मनाते हैं। गोवा पर पुर्तगालियों का शासन 1510 में शुरू हुआ, जब अल्फांसो द अल्बुकर्क ने इसे विजित किया। यह भारत में यूरोपीय शासन का सबसे लंबा काल था। पुर्तगालियों ने यहाँ व्यापार और धर्मांतरण का जोर शोर से प्रचार किया। उन्होंने चर्च बनवाए, संस्कृति पर प्रभाव डाला, लेकिन साथ ही यहाँ के लोगों की स्वतंत्रता छीन ली। गोवा को पुर्तगाली शासन से मुक्त करने की पहली कोशिश 1946 में हुई, जब डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने गोवा में जनजागरण की शुरुआत की। इसके बाद 1954 में आज़ाद गोमांतक दल और यूनाइटेड फ्रंट ऑफ गोवंस जैसे संगठनों ने इस आंदोलन को नई ऊर्जा दी। यूनाइटेड फ्रंट ऑफ गोवंस का गठन मुंबई में हुआ था। यूएफजी ने गोवा के अलावा दादरा और नागर हवेली की आज़ादी में भी अहम भूमिका निभाई। यूएफजी ने दादर को स्वतंत्र करा लिया और नागर हवेली को विनायक राव आप्टे के नेतृत्व में स्वयंसेवकों ने आज़ाद गोमंतक दल के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर स्वतंत्र करा लिया। अब इसके बाद गोवा को स्वतंत्र कराने का दबाव बढ़ने लगा। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने गोवा की समस्या को कूटनीतिक तरीके से सुलझाने की कोशिश की। उनका मानना था कि सैन्य कार्रवाई करने से अंतर्राष्ट्रीय विवाद बढ़ सकता है, क्योंकि पुर्तगाल नाटो का सदस्य था। उस पर कश्मीर का भी विवाद चल रहा था। लेकिन जनता और विपक्षी दलों ने नेहरू सरकार के इस रवैये की आलोचना की। 1955 में गोवा मुक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई। भारतीय जनसंघ के नेता जगन्नाथ राव जोशी ने गोवा सत्याग्रह की शुरुआत की। उनके साथ करीब 3000 सत्याग्रही, जिनमें महिलाएं भी शामिल थीं, गोवा की सीमा पर पहुंचे। सत्याग्रहियों ने पुर्तगालियों भारत छोड़ो के नारे लगाए, लेकिन पुर्तगालियों ने लाठीचार्ज और गोलीबारी करके आंदोलनकारियों को रोकने की कोशिश की। आंदोलन के पहले दिनों में ही राजा भाऊ महाकाल की गोली लगने से मृत्यु हो गई। इस घटना पर जनता ने भारत सरकार से आंदोलनकारियों की मदद की गुहार लगाई, जिस पर सरकार ने उल्टे आंदोलनकारियों पर ही रोक शुरू कर दी। जहां एक तरफ तत्कालीन कांग्रेस सरकार गोवा के आंदोलन को गोवा तक ही सीमित रखना चाहती थी, 1955 की कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में यह प्रस्ताव पारित किया गया, गोवा का आंदोलन मुख्यतः गोवा वासियों को ही चलाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ आरएसएस के स्वयंसेवकों द्वारा स्थापित जनसंघ का यह मानना था कि गोवा आंदोलन का मुख्यतः गोवा वासियों के द्वारा चलाए जाने का यह अर्थ है कि हम गोवा वासियों को भारतीयों से अलग समझते हैं। जनसंघ के कार्यकर्ताओं ने इसका पुरजोर विरोध करते हुए कहा, गोवा के 6 लाख लोगों ने भी स्वतंत्रता आंदोलन में कम बलिदान नहीं किए थे। सत्याग्रह के दौरान वहां 3000 से अधिक सत्याग्रहियों को गिरफ्तार किया जा चुका था। इस अनुपात से भारत की आज़ादी के लिए 19 लाख लोगों को जेल की यात्रा करनी चाहिए थी। गोवा के बंधुओं ने बहुत मूल्य दिया है और अभी भी दे रहे हैं। बार बार उनसे इस आंदोलन को प्रमुखता चलाने की मांग करना सरासर अन्याय है। हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि गोवा के लोग और भी बलिदान दे सकते हैं, यदि उन्हें विश्वास हो जाए कि सरकार और जनता उनकी मदद करेंगे। किंतु अभी तक का इतिहास तो उल्टा ही रहा है। भारत सरकार ने उन्हें सदा धोखा ही दिया है। 15 अगस्त 1955 को जब भारत अपनी स्वतंत्रता की 9वीं वर्षगांठ मना रहा था, सीमा पर तैनात पुर्तगाली सैनिकों ने निहत्थे सत्याग्रहियों पर अपनी ब्रोन गनों, स्टेन गनों, राइफलों तथा बंदूकों के मुंह खोल दिए। एक दिन में 5000 सत्याग्रहियों ने गोवा की सीमा में प्रवेश किया, जिनमें से 51 के लगभग घटनास्थल पर शहीद हुए तथा 300 से ऊपर घायल हो गए। इस अहिंसात्मक संग्राम में पुरुषों ने जिस वीरता का परिचय दिया, उससे कहीं अधिक वीरता का प्रदर्शन महिलाओं ने किया। 40 वर्षीय सुभद्रा बाई ने तो झांसी की रानी की ही स्मृति जागृत कर दी। यह घटना आंदोलन के लिए एक निर्णायक मोड़ साबित हुई। गोवा मुक्ति आंदोलन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनसंघ की अहम भूमिका रही।
जगन्नाथ राव जोशी के नेतृत्व में हजारों स्वयंसेवकों ने सत्याग्रह किया। सरस्वती आप्टे ताई ने सत्याग्रहियों के लिए भोजन और सुविधाओं की व्यवस्था की। संगीतकार सुधीर फड़के ने इस आंदोलन के लिए धन जुटाने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए। पुणे में लता मंगेशकर के सहयोग से एक संगीत कार्यक्रम आयोजित किया, जिससे धन जुटाकर सत्याग्रहियों की मदद की गई। जनसंघ और अन्य दलों ने मांग की कि सरकार पुर्तगालियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए। अंततः जनता के दबाव के चलते सरकार को अपनी नीति बदलनी पड़ी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक श्री गुरुजी ने एक वक्तव्य में कहा, गोवा में पुलिस कार्रवाई करने और गोवा को मुक्त कराने का इससे ज़्यादा अच्छा अवसर कोई ना आएगा। इससे हमारी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और आसपास के जो राष्ट्र सदा हमें धमकाते रहते हैं उन्हें भी पाठ मिल जाएगा। भारत सरकार ने गोवा मुक्ति आंदोलन का साथ न देने की घोषणा करके मुक्ति आंदोलन की पीठ में छुरा मारा है। भारत सरकार को चाहिए कि भारतीय नागरिकों पर हुए इस अमानुषिक गोलीबारी का प्रत्युत्तर दें और मातृभूमि का जो भाग अभी तक विदेशियों की दास्ता में सड़ रहा है उसे अविलंब मुक्त करने के उपाय करें। 18 दिसंबर 1961 को भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय शुरू किया। भारतीय वायुसेना, नौसेना और थल सेना ने मिलकर गोवा, दमन और दीव को पुर्तगालियों से मुक्त कराया। सिर्फ 36 घंटों के भीतर भारतीय सेना ने पुर्तगाली सैनिकों को हराकर तिरंगा फहराया। 19 दिसंबर 1961 को पुर्तगाली गवर्नर जनरल वसालो ई सिल्वा ने भारतीय सेना के सामने सरेंडर कर दिया और इस तरह गोवा भारत का हिस्सा बन गया। गोवा की मुक्ति के बाद इसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया, लेकिन 30 मई 1987 को गोवा को एक पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। दमन और दीव अभी भी केंद्र शासित प्रदेश बने रहे। गोवा आज भारत के सबसे महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों में से एक है, लेकिन इसकी स्वतंत्रता के पीछे छिपा संघर्ष हमें याद दिलाता है कि स्वतंत्रता केवल एक उपहार नहीं है, यह संघर्ष और बलिदान की कहानी है। गोवा मुक्ति दिवस उन हजारों नायकों की याद दिलाता है जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर गोवा को भारत का हिस्सा बनाया। यह दिन हमें यह भी सिखाता है कि किसी भी राष्ट्र की स्वतंत्रता उसके नागरिकों के साहस और बलिदान पर निर्भर करती है। आज हम उन सभी वीरों को सलाम करते हैं। जगन्नाथ राव जोशी, सुधीर फड़के और उन अनगिनत सत्याग्रहियों को सलाम करते हैं जिनके प्रयासों ने गोवा को भारत का अभिन्न हिस्सा बनाया।